कला समेकित शिक्षण का की आवश्यकता। कला से विभिन्न रूपों में जुड़ते हुए विद्यार्थी विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, जैसे कि अवलोकन करना, विचार करना, कल्पना करना, खोज करना, प्रयोग करना, तर्क द्वारा निर्णय। ये इस प्रकार से 3 क्षेत्रों की वास्तविक भागीदारी आवश्यक हो जाती है। पहला तो संज्ञानात्मक, दूसरा प्रेरणात्मक और तीसरा भावात्मक। अब जैसे यदि कक्षा में एक पिंजड़े में मोम का, जो अपन लोग घरों में मोमबत्ती जलाते हैं, मोम का यदि उसमें पैर बाग बना करके और रख दिया जाए बच्चों के सामने और उनसे कहा जाए कि इस शेर को पिंजड़े से बाहर निकालना है, लेकिन उसका जो गेट है, उस पिंजड़े का छोटा सा जो गेट बना होता है, उसको खोलना नहीं, बिना गेट को खोले हुए उस शेर को बाहर निकालना है। तो सारे जो कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, तो निश्चित रूप से सबका दिमाग चलने लगेगा, यह शेर कैसे निकलेगा, इसका तो गेट खोलना नहीं है, और ये शेर पिंजड़े से बाहर कैसे निकलेगा। यानी कुल मिलाकर के विभिन्न प्रकार की कल्पना करने लगेंगे और खोजने लगेंगे, खोज करने लगेंगे कि शेर को बाहर कैसे निकालेंगे। प्रयोग, मन में उनमें प्रयोग चलने लगेगा, तर्क वितर्क एक दूसरे से करेंगे कि ऐसा कर दें तो शेर बाहर होगा। तो कुल मिलाकर के उनका जो एक कल्पना करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, और आपस में जो भैया बहन बैठे होते हैं उनसे तर्क वितर्क करने का, विचार करने की, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो इस प्रकार से पूरे कक्षा के जो कमजोर तबके के हैं, जो उपेक्षित भाव महसूस करते हैं या अलग, चाहे कास्ट फीलिंग हो, चाहे क्षमता के आधार पर अपने को असहज फीलिंग करते हो, वो सब एक दूसरे के चिंतन में लग जाएंगे कि आखिर इस शेर को हम बाहर कैसे निकालें। तो इसमें ये 3 प्रकार की, 3 क्षेत्रों की, यानी 3 प्रकार की भागीदारी कायम करती है। संज्ञानात्मक, वो सोचेंगे, वो उन्हें विचार आएगा, तर्क आएगा, मनोप्रेरणात्मक भाव आएगा, और एक भावात्मक भाव उसमें जुड़ेगा कि ये शेर कैसे बाहर आए। यदि तीव्र बुद्धि का चारों तक विचार विमर्श करने के पश्चात वो निष्कर्ष निकाल ही लेंगे, क्योंकि शिक्षक ने ये तो नहीं कहा है कि शेर सही सलामत रहे, केवल कहा है कि शेर को पिंजड़े से बाहर करना है। तो एक जब विचार विमर्श करने के बाद यह निश्चित रूप से तर्क निकाल लेंगे कि यदि हम गर्भ छड़ को, एक लोहे की राड को और गर्म करें, और गर्म करने के बाद हम उस पिंजड़े में उस शेर के पास ले जाएंगे तो पिघल जाएगा और बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से परिणाम आ जाएगा सामने। तो यह इस विषय वस्तु को हम कलात्मक अधिगम की ओर ले जाते हैं। यह स्वरूप में प्रयोगात्मक, और यह शिक्षार्थी का समग्र विकास करने में मदद करती है। इस तरह के अनुभवात्मक शिक्षण की वजह से ही या उनके द्वारा अन्य विषयों में बेहतर ढंग से शिक्षण दिया जा सकता है। कला इसमें एक तरह से आधार का काम करती है। अभी मैंने कहा कि बच्चों में बोलने की, अब ये कि उदाहरण मैं देता हूँ, किसी भी विषय वस्तु को हम सीधा सीधा व्यक्त कर रहे हैं। यदि कोई कहे कि सीधा सीधा कि मेरे कमर में दर्द है, तो वो अनुभव नहीं आएगा सामने वाले के सामने। लेकिन जब वो करा करके कहेगा कि अरे बहुत हमारी कमर में दर्द है, तो सामने वाले के को अनुभव या फीलिंग होगी कि नहीं, वास्तव में उसको दर्द है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विषय वस्तु को हम सीधा सीधा यदि पढ़ करके, या विद्यार्थी को कहें कि आप तुम पढ़ करके सुना दो, विषय वस्तु पूरा हो गया, तो वह विषय वस्तु न तो विद्यार्थियों के दिल और दिमाग में उतरेगी, और न ही विषय वस्तु रोचक बनेगा, और विद्यार्थी उस सालांश को उबाऊ और
ये इंतजार करेंगे कि यह कालांश कितना जल्दी समाप्त हो। तो इस प्रकार से देखा जाए तो विद्यार्थी भी खुश हो, स्कूल भी खुश हो, ऐसा मान के चले कि खुश विद्यार्थी और खुशी का स्कूल कला समेकित अधिगम से कैसे संभव है। कलाएं किसी भी कल्पना और विचारों की अभिव्यक्ति का स्वाभाविक माध्यम होती है। इनके माध्यम से हर शिक्षार्थी को अद्वितीय और अलग पहचान रखने की आजादी होती है। स्कूल के स्तर पर शिक्षण शास्त्र के रूप में कला समेकित शिक्षा बिना इस बात की चिंता किए कि उनका कार्य कैसा होगा और दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे, हर शिक्षार्थी को नई चीज के बारे में जानने, अनुभव करने और व्यक्त करने के लिए रचनात्मक स्थान कैसे प्राप्त होगा। तो अब यह जब हम कुछ चीज, आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में बच्चे जब विद्यालय से घर की ओर जाते हैं और घर में रास्ते में पानी की धार, बरसात हो रही होती है और पानी की धार बह रही होती है, तो बच्चे क्या करते थे, कागज की नाव बनाते थे। अब वो कागज का नाव निर्माण करने में उन्हें इस चीज की चिंता नहीं रहती थी कि हमारी नाव जैसी बनी है कि नहीं बनी है, डूब जाएगी कि नहीं डूब जाएगी, ये कहाँ तक जाएगी कि नहीं जाएगी। उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। वो केवल उसमें उसको बनाने में और उसमें कल्पना करने में या उसको आनंद महसूस करने में वो लगे रहते। तो इस प्रकार से वो विषय वस्तु का उनको ज्ञान होता है। परिणाम में सीखने वाले को एक प्रक्रिया के रूप में कला का अनुभव होने लगता है। परिणाम की चिंता नहीं होती और बल्कि उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उन्हें विषय से जुड़े भय को दूर करने में मदद मिलती है और विषय सीख जाने से होती है। कलाएं विविधताओं पर भी चर्चा करती है और प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्ति के लिए वैकल्पिक साधन प्रदान करती है कि यहाँ के वे परिणाम के दबावों के बिना किसी विषय को अधिक गहराई से खोज सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। इसके कारण शिक्षण आनंददायी बन जाता है। अब विद्यार्थी जो है, यदि हम सीधा सीधा प्रश्न करें और उत्तर देने को बोलें तो जो तीव्र बुद्धि का बालक है वो अलग विषय है, उसका उत्तर दे। लेकिन जो थोड़ा सा कम बुद्धि वाला बालक है या कम उसमें क्षमता दिखाई का विकास हुआ है, ऐसे बालक उत्तर देने में, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो जानते तो हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए उनको कलात्मक ढंग से यदि हम किसी प्रयोग के द्वारा यदि इस विषय को हम समझाते हैं तो उनमें उसका उत्तर देने में वो अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं और उनको किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट। संजू को बोलना अंदर कर देगा नगाड़ी से। कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें कोई सही हो या गलत हो, इसका कोई उत्तर नहीं होता। कला केवल एक आधार प्रदान करती है और एक माध्यम है कि हम कला के माध्यम से हम उस विषय वस्तु को अंदर तक प्रवेश करा सकें। ज्ञान को अनुभवात्मक तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लड़कियों से लड़कों की कला के काम में अंतर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कला स्वयं की वंचितों को भी कला से जुड़े कार्यों के माध्यम से अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है। अब आपने देखा होगा कि चाहे किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ, बड़े पदों पर रहने वाले व्यक्ति के साथ यदि हम कोई कार्यक्रम करा रहे हों, जैसे मान लीजिए संगीत का उदाहरण ले लेते हैं, और संगीत में यदि किसी भी कास्ट का या निम्न से निम्न एक मजदूर वर्ग पारिश्रमिक करने वाला जो रोज दिनचर्या में अपनी रोज कमाई करता है, रोज खाता है, यदि उसके पास कला है या उसे ढोलक बजाते आता है या हारमोनियम बजाते आता है, तो उसको भी उन सब बड़े लोगों के बीच में बैठने का अवसर मिलता है और वह भी अपने को एक
हीन भावना से ऊपर उठ करके वह कार्य करने लगता है और सबके साथ मिल करके और अपना अभिव्यक्ति करने लगता है। इसी तरह से लोग ऐसे समुदाय से संबंध रखते हैं जिन्हें सामाजिक बहिष्कार का शिकार होना पड़ता है। वे कक्षा के अन्य लोगों के साथ आसानी से काम कर सकते हैं, क्योंकि कला एक ऐसी यात्रा है जिसमें किसी के पास भी सारे जवाब नहीं होते। कला से जुड़ी गतिविधियां जैसे बच्चों को एक दूसरे के साथ जुड़ने में मदद करती है, ताकि वो धीरे धीरे बाधाएं टूट सके और विभिन्न पृष्ठभूमि से संबंधित बच्चे आपस में संवाद कर सके, एक दूसरे से मिलजुल करके कार्य कर सके। अब जैसे रचनात्मक में यदि हम कोई खेल खेल रहे हैं और जैसे मान लीजिए कबड्डी का खेल हम करा रहे हैं और उसमें दो टीमें ए और बी टीम बन जाती है। अब दोनों खेलते खेलते समय यदि किसी को एक व्यक्ति को चोट लग जाए तो एक अच्छे घर से संपन्न घर से जुड़ा हुआ बालक भी और एक उस गरीब से जुड़े हुए बालक को भी वह सहयोग करने लगता है, उसको उठा करके उसको ट्रीटमेंट कराने लगता है और सही स्थान पर उसे पहुंचाने में एक प्रकार से उसमें एक भावनात्मक विकास होता है। तो यह हम विभिन्न कलाओं के माध्यम से हम विषय वस्तु को खेल के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करके और या हम किसी भी प्रकार का संगीत का आयोजन करके विषय वस्तु को हम सरल और सुगम ढंग से बना सकते हैं। कला समेकित अधिगम को हम प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पर नाटक का हम आयोजित कर सकते हैं, सामूहिक रूप से पोस्टर तैयार कर सकते हैं, भाषा कौशल विकास हेतु भाषण निबंध लेखन की प्रतियोगिता करा सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि एक कला ही है। कक्षों में यदि देखा जाए तो इंग्लिश के वर्ड सभी बच्चों के पास पर्याप्त नहीं होते या उनके पास शब्दावली नहीं होती, लेकिन यदि हम अंताक्षरी प्रतियोगिता करते हैं, कक्ष में दो टीम बांट दें, यदि ए और बी टीम, और हम कहते हैं कि भाई उसमें नंबरिंग होगी और देखते हैं कौन टीम जीतती है, तो एक दोनों टीम में ए और टीम में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होने लगती है और वो घर से ऐसे इंग्लिश के कठिन वर्ड याद करके आते हैं कि यदि हमको आर से कहना पड़ेगा तो आर से हम कौन शब्द बोलेंगे ताकि वो उसका उत्तर न दे पाए, उनके पास वर्ड न मिले, हम अधिकांश वाई पर गिराएंगे, हम अधिकांश यक्ष पर गिराएंगे। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो जाती है और एक कलात्मक ढंग से सभी भैया बहनों में पर्याप्त इंग्लिश के वर्ड याद हो जाते हैं। इस प्रकार से हम निबंध लेखन प्रतियोगिता करके, तर्क वितर्क वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करके, अंताक्षरी है, शुद्ध उच्चारण के लिए हम ऑडियो टेप का प्रयोग कर सकते हैं, रिकॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं। संवेदी भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम चित्रकला, मूर्ति कला इत्यादि को, अब आपने देखा होगा कि जैसे स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान में महात्मा गांधी का चित्र बना होता है, उनके चश्मे में एक ओर लिखा रहता है स्वच्छ भारत। तो ऐसा उस चित्र को देख करके ऐसा लगता है कि वह मानो कह रहे हो कि हमें स्वच्छता रखनी है, हमें जो है तो परिसर को अच्छा रखना है, हमें स्वच्छ रखना है। यानी ऐसा हमको लगता है, ऐसा महसूस होता है कि वह चित्र हमसे कुछ कह रहा है, हमसे बोल रहा है। तो इस प्रकार से चित्रकला और मूर्तिकला के माध्यम से हम संवेदी भावनाओं को प्रकट करने में सक्षम हो सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य में भाषाई कुशलता जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के साथ साथ उसमें कल्पना करने की क्षमता, संवेदनशीलता आदि क्षमताओं का विकास होने लगता है। कला समय की शिक्षा इन कुशलता एवं क्षमताओं की वृद्धि का एक सशक्त माध्यम है। जैसे छात्रों को बातचीत के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कहानियां, कविताएं सुनाना, सुनना, लिखना, सिखाना आदि इस प्रकार से। अब जैसे
अब देखिए आज कल उच्च कक्षाओं में अभी देखा जाए तो कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के बीच में अधिकांश शिकायतें आती हैं कि विद्यालयों में बच्चे झगड़ा करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, चरित्रहीनता करते हैं। यह जो घटनाओं की वृद्धि हो रही है तो हम इसको कैसे निजात पाएं, इसको हम कैसे इस पर नियंत्रण करें, यह एक कलात्मक शिक्षण बहुत ही उपयोगी है। अब जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों को अब छुट्टी होने का, अवकाश होने का समय विद्यालय में आ गया, उस समय यदि आप हम या अपने कालांश को ले रहे हैं और उस कालांश में समाप्त होते समय एक काम दे दिए कि कल आप लोग अच्छा सा पेपर लाना है, पेंसिल रबड़ लेके आना है, ऐसे ऐसे रंग की आवश्यकता है, रंग लाना है, तो इसकी यह आपको चित्र या विज्ञान में है तो जैसे हृदय का चित्र बनाना है, आहार नली का चित्र बनाना है, तो यहाँ पर आज बनवाया जाएगा। या घर से कोई अच्छा सा चित्र बना के लाएंगे तो उनको अब इसमें भी विजेता घोषित किया जाएगा, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। तो छात्र उस कक्षा में सुनते ही वह व्यस्त हो जाता है, उसका मन चलने लगता है कि हम घर जाएंगे तो मम्मी से कहेंगे कि पैसा दीजिए, हम पेपर लाएं, हमें रंग चाहिए, हमें पेंसिल चाहिए, या फिर हम उसको चित्र बनाना है अच्छे से तो हम इस साथी के पास जाएंगे। यानी तरह तरह के विचार, कल्पनाएं और उसका जो तरीका है उसके मन में चलने लगता है। तो वह बीच में रास्ते में वह उसमें झगड़ा करने का चिंतन या किसी से बात विवाद करने का चिंतन वो कम कर पाता है। तो इस प्रकार से हम भैया बहनों को बिजी रख सकते हैं, व्यस्त रख सकते हैं और उनके अनुशासनहीनता जैसी घटनाओं और जो हमारी आदतों की अवहेलना करते हैं ऐसे समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। यहाँ तक कि आर्थिक कुशलताओं के अंतर्गत लेखन कौशल की बात करें तो इनकी शुरुआत बच्चे आड़ी तिरछी रेखा खींचकर करते हैं। आमतौर पर शिक्षा शास्त्र की भाषा में इसे शुरुआती लेखन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब छोटे छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाना या शुरुआत करते हैं तो उन्हें हम पेंसिल देते हैं, उन्हें कॉपी देते हैं और उनको लिखने के लिए बोलते हैं तो वो आड़ी तिरछी रेखा खींचना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से उनका शुरुआत हो जाता है और वो धीरे धीरे सीखने को। तो अब उनमें विकास कैसे होता है, चित्र को दिखा करके या उसमें कोई गतिविधियां करा करके, और हम कलात्मक ढंग से उन्हें गिनती सिखा सकते हैं उंगलियों के माध्यम से, या 3 छात्रों को इकट्ठा करते हैं, अभी उसमें कहें कि 2 लोग एक साथ खड़े हो जाओ तो कोई 2 लोग एक साथ जाएंगे तो उनको महसूस होता है कि ये संख्या 2 हो गई। 3 लोगों को साथ खड़ा करना है तो उनको मालूम है कि हम 3 कितने को कहा जाता है, ये 3 लोग हो गए। इस प्रकार से उन्हें ज्ञान अर्जन करने में सरलता प्राप्त होती है। कक्षाओं में भाषा की पाठ्य पुस्तकों को ध्यान में रख करके ऐसी गतिविधियों के आयोजन से भाषा सिखाना आसान एवं मनोरंजक बन जाता है और बच्चे घर की अपेक्षा ज्यादा विद्यालय में समय बिताना चाहने लगते हैं। अब जैसे हम कलात्मक शिक्षण को विभिन्न विषयों में जोड़ने के लिए बातें हम कर रहे थे तो हमारे लिए समय 11:30 तक है ना? जी हाँ ठीक है। तो अभी मैं विभिन्न विषयों के साथ कला समेकित शिक्षण को के परस्पर सहयोग की जो बात कर रहे थे, अभी देखा जाए तो अब चलिए देखिए गणित का हमें कला से कैसे जुड़ाव रहता है। अब हम देखें, आपने देखा होगा कि बच्चे प्रयोग तो करते हैं लेकिन वो जानते नहीं है कि हम प्रयोग कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं जाता है। तो अब जैसे यदि घर में कोई बालक पढ़ रहा हो और उसके माता पिता कह रहे हो कि बेटा अब बंद करो, अब समय बहुत हो गया है, अब सो जाओ, तो अब देखिए
हर शब्दों में गणित का प्रयोग हो रहा है। माता पिता कह रहे हैं कि अब बंद करो। अब शब्द क्या है? जिसमें समय का मापन है, समय का मूल्यांकन हो रहा है। अब बंद करो। अब ज्यादा समय हो गया। ज्यादा क्या है, अधिक क्या है? एक पैमाना निश्चित हो रहा है, एक मात्रा का संकेत हो रहा है। तो कहने का मतलब कि हम हर समय, हर क्षण, हर पल हम सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते सोते, हम गणित का प्रयोग करते हैं और हम उस गणित को कलात्मक ढंग से प्रयोग करते रहते हैं और हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता है। तो गणित में गिनती है, माप है, उसका आकार, ये सब हम घरों में दिनचर्या में, ब्लैक बोर्ड है, साबुन का डिब्बा है, बॉक्स है, कुछ भी है, हम उसी ओर इंगित करके और सामने में जो वस्तुएं दिख रही है उसे इंगित करके हम गणित को सिखा सकते हैं। उसको हम बता सकते हैं कि ये आयत के आकार का है, ये त्रिभुज के आकार का है, ये चतुर्भुज है, ये वृत्त के आकार का है, ये गोला है। इस प्रकार से हम बच्चे को उसकी आकृतियों के बारे में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्षेत्रफल आदि के बारे में अनुभव हम करा सकते हैं। पर्यावरण जो हम अपने एटमॉस्फेरिक यानी वातावरण में जो हम देख रहे हैं, वातावरण में जो हम रह रहे हैं और हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो देखा जाए तो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है हमारी संवेदनाओं को प्रभावित करती है। कला शिक्षा के माध्यम से हम पर्यावरण को समझकर उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। बल्कि यह कह लें कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने की सीख चित्र पर्यावरण से मिलती है। उतनी ही सीख के कलाकार अपनी रचना में पर्यावरण को कलात्मक ढंग से जोड़ते हुए दे सकता है। अब इस प्रकार से भूगोल है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्षेत्रीय कलाओं और हस्तशिल्प की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित स्थानीय हस्तशिल्प परंपराओं का उदय, वह विकास की जानकारी, हस्तशिल्प से संबंधित शिल्पकारों के कार्यों एवं उनके जीवन यापन की समझ, विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को स्थानीय शिल्प एवं उनके द्वारा निर्मित अन्य वस्तुओं से स्कूल में संग्रहालय विकसित कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के गतिविधियां करा करके या हम भ्रमण करा करके भैया बहनों को और विषय वस्तु से हम उसको जोड़ सकते हैं। जैसे किसी हम प्रदर्शनी में ले जाएं, किसी संग्रहालय, किले एवं दुर्ग के आसपास का पर्यावरण, मेले का पर्यावरण पर प्रभाव, घर एवं विद्यालय के आसपास का पर्यावरण, औषधि पौधों और किचन गार्डन आदि स्थित। इसे कोरोना काल में पर्यावरण की स्थिति पर सारगर्भित प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके इस प्रकार से हम विषय वस्तु को जोड़ सकते हैं। और विषय वस्तु का पता नहीं, अधिक बच्चे सीख जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं महसूस होने मिलता कि हम पढ़ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम मनोरंजन कर रहे हैं और मनोरंजन के साथ साथ वो शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण और दें कि यदि हम कह दें कि बच्चों के बीच में यदि हमें भौतिकी और रसायन का ज्ञान कराना है, फिजिक्स पढ़ाना है, तो हम उनके सामने एक बढ़िया सा प्रयोग रख सकते हैं। जैसे यदि कह दें कि एक लोहे की रिंग से थोड़ा सा गेंद जो है लोहे की गेंद हो और उस लोहे की गेंद को कहा जाए कि इस रिंग से उस पार ले जाना है, उछेड़ना है, और रिंग से थोड़ा सा बाल बड़ी हो, गेंद बड़ी हो, तो बच्चों को कहा जाए कि नहीं आप कैसे प्रयोग करिए कि ये गेंद जो है उस रिंग से उस पार चली जाए। तो बच्चे फिजिकल माइंड भौतिक शास्त्र में डूब जाएंगे, उस विषय वस्तु से ओतप्रोत हो जाएंगे और लगेंगे सोचने। तो ये परिणाम निकल के आएगा। गेंद को यदि लोहे की गेंद है तो पहले इसको हम गर्म करते हैं, अब गर्म करने के बाद हम उसमें तुरंत पानी डालेंगे तो गेंद थोड़ा सा संकुचित हो जाएगी और छोटी हो जाएगी और हम रिंग से उस पार ले जा सकते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रयोग कलात्मक ढंग से उपयोग करके और विषय वस्तु को एक समझने का आधार जो हम कला समय के शिक्षा के माध्यम से मिलता है, हम
इस प्रकार से शिक्षण को रोचक और सुंदर बना सकते हैं। भाषा को हम अभिव्यक्त करने के लिए कला से बढ़िया और कोई माध्यम ही नहीं हो सकता, और कलात्मक ढंग से हम उस शिक्षण को एक मनोरंजन और कह लेना चाहिए कि मीठा बना सकते हैं, जिससे भैया बहन उस विषय वस्तु को पढ़ने के लिए, अब जैसे मैं एक उदाहरण देते हुए मैं बंद कर दूंगा, समय मेरा हो गया है, कि जैसे मान लीजिए गणित का विषय अब हम ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम में हम उनको ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात बताने जा रहे हैं, तो हम ये हिंदी में तो हम लाल बट्टे कक्का कह देते हैं, तो पूरे छवों अनुपात का ज्ञान हो जाता है, उनको हमेशा याद रहता है, कभी नहीं भूलते कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा का मान है, इस प्रकार से। तो और अंग्रेजी में यदि हम उसको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज और इस प्रकार से आधार बटे कर्ण को हम हाइपोटेन्यूज बाई वो कह सकते हैं। इस प्रकार से हम यदि उनको टिप्स दे तो बच्चे पूरे रास्ते में गाते चले जाते हैं कि लाल बट्टे कक्का, इस प्रकार से कहते चले जाते हैं और उनको याद होता जाता है और वो एक मनोरंजन का विषय बन जाता है। तो कहने का मतलब हमारा ये, यदि हम किसी भी विषय वस्तु को कलात्मक ढंग से और विभिन्न प्रयोगों को हम उपयोग करके यदि विषय वस्तु को रखते हैं तो यह विषय वस्तु हमारे एक अच्छा रोचक और में मिठास ला सकते। धन्यवाद। इतनी बातों को मैं जैसे आप सबके सामने रखा और मुझे विषय रखने का अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।